एक सेकंड कहते हैं नहीं करना था ना, अगर कल वाला लिंक है। वो हम देख ले रहे हैं। हेलो हेलो, ठीक है। चलिए जल्दी से पहले मुझे कमेंट करके बताइए आपको आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फटाफट जल्दी से बताइए। थोड़ा सा आज लेट हो गया यार, बहुत सारा काम मुझे तो करना पड़ता है अकेले हैं। जल्दी से आइए फटाफट और जल्दी से बताइए मुझे सब लोग, ये आवाज आप सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए। क्लियर है सबको आवाज? क्योंकि आज मेरे सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी और वो प्रॉब्लम अभी थोड़ा सा सॉल्व हो चुकी है। और लाइट का भी थोड़ा सा आज इशू है, लेटेड कोई बात नहीं, देखते हैं। ये फैन चल गया हाँ ठीक है, तो चलो फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए। फटाफट जल्दी से बताइए, सब कुछ क्लियर हो तो बताइए। ओके, हाँ तो नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑली बोर्ड पर, है ना। ये हमारा कह सकते हो आरआरसी ग्रुप डी के लिए 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, और ये प्रैक्टिस सेट जो चल रहा था ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आपको साइंस के जबरदस्त 25 क्वेश्चन लेके आता हूं। आज भी साइंस के जबरदस्त 25 क्वेश्चन है, और ये सेट नंबर देखो भैया 3 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसके बाद देखिए आरआरबी एनटीपीसीटी ये लगातार क्लासें चल रही हैं, आप लोग इसको जरूर देखिए। ठीक 11 बजे स्ट्रेटेजी जीके शीतल मैम, और उसके बाद शाम के 7 बजे मेरी क्लास होती है। मैथ की क्लास रात के 8 बजे रविंदर सर, और रीजनिंग राहुल सर, और रात के 10 बजे भी साइंस की क्लास होती है, ठीक है। तो सब लोग भाई ये टाइमिंग सब लोग नोट करके रख लो, और फिर मैं आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, देखता हूं पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ओके, थोड़ा एक बार सेशन को सब लोग शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया। हेलो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए भाई स्क्रीन पर, और बताइए जल्दी से पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, है ना। आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, पहले क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए। बहुत सही। थोड़ा भाई सेशन को शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, फटाफट, है ना। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। सर पहला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब वही दुर्लभ होती है ना, विरल होती है, तो बताइए अगर सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा लाइन है, जहां पर कोई भी रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। जब भी कभी कोई भी किरण सघन से विरल में जाती है तो ध्यान रखना अवलंब से दूर हटा करती है। जैसे कि मान लीजिए सघन से विरल में जा रही है, तो ये एंगल अगर मैंने आई कह दिया, जिसको आप अपवर्तन एंगल कहते हो, तो अब ये सीधे नहीं जाएगी, कुछ दूर हटते जाएगी, है ना। ये तुम्हारा कह सकते हो आर। तो आई और आर आपको पता होना चाहिए कि आई सर इंसिडेंट एंगल, और वो हमारा कह सकते हो रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो बताइए जल्दी से म्यू बराबर क्या होता है। तो म्यू बराबर स्नेल का नियम कहता है साइन आई बटे साइन आर, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो जब भी कभी कोई भी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो हमेशा दाखना अविलंब से दूर हटती है, तो सही आंसर हो जाएगा सामान्य से दूर झुकती है, ऑप्शन नंबर बी। बोलो बात सबको क्लियर है ना। हाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्टॉप ए मत दीजिए। आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर दूसरा।
थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे को, फिर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होना चाहिए, है ना। पहले सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया फटाफट जल्दी शेयर कर दीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए। कोई द्रव्यमान प्रारंभ में विराम अवस्था में है। सर कोई द्रव्यमान प्रारंभ में विराम अवस्था में यानी प्रारंभिक वेलोसिटी सर 0 है। फिर क्या बोला जा रहा है, जब इस पर एक नियत बल लगाया जाता है, साफ साफ लिखा है नियत बल, यानी बल मेरा कांस्टेंट है, फोर्स मेरा कांस्टेंट है। फिर बोला है तो इसके द्वारा दिए हुए विस्थापन में प्राप्त वेग बताइए किसके अनुक्रमानुपाती होगा। दिए हुए विस्थापन में प्राप्त वेग, तो साफ साफ लिखा हुआ है दिया हुआ विस्थापन, लिखा हुआ ना, यानी विस्थापन को भी आपको कैसा मान के चलना है, कांस्टेंट मान के चलना है। तो जल्दी बताइए, अगर मैं तीसरा वाला समीकरण लगाता हूं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, सर आपने ऐसा ही क्यों चुना? मैंने इसलिए इसे चुना कि पूरे सवाल में सवाल में कहीं पर टाइम की बात नहीं की गई, देख लो जाए। और जब सर कहीं पर भी टाइम की बात नहीं की गई, इसका मतलब मैं टाइम की चर्चा करूंगा ही नहीं। तो सर प्रारंभिक वेलोसिटी 0, इसको लेके मत चलो, ये 0 हो गया। तो v स्क्वायर बराबर 2as, लेकिन मैं a कांस्टेंट थोड़ी ना है सर, बल कांस्टेंट है ना, तो मैंने ऊपर द्रव्यमान का मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे द्रव्यमान का डिवाइड भी कर दिया, देख लीजिए, है ना, ऐसा कर सकता हूं। तो जल्दी बताइए ये m इंटू ए क्या बन जाएगा? सर m इंटू ए बन जाएगा फोर्स F। अब देखो सवाल के अनुसार देखो फोर्स F कांस्टेंट है, विस्थापन दिया हुआ है, इसका मतलब विस्थापन भी कांस्टेंट है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m है। अब v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m है, तो वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 1/√m के समानुपाती हो जाएगी। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। बोलो, बात सबको क्लियर है ना? अब ज्यादातर लोग पता है इस सवाल को कैसे लगाएंगे, मोस्टली लोग कहेंगे E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर से भी देखो वही आंसर आ रहा है? ये तो हमारा कह सकते हो नसीब है कि उससे भी वही आंसर आ रहा है, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं, समझे ना? हाँ बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/√m, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या होना चाहिए, फटाफट से। थोड़ा भाई सेशन को शेयर करते रहिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। हाँ भाई, ये फॉर्मूला समझ नहीं आया, कौन कह रहा भाई समझ नहीं आया, बताइए मैं बता दूं। निम्नलिखित में किस मिश्र धातु में तांबे की अधिकतम मात्रा है? आपको पता है ये सब के सब तांबे वाली धातुएं हैं, जैसे कि पीतल में सर होता है Cu प्लस जिंक, कांसा Cu प्लस Sn, और आपको पता है जर्मन सिल्वर में क्या होता है? सर जर्मन सिल्वर में होता है Cu जिंक प्लस Ni। और डेल्टा मेटल में क्या होता है? सर Cu के साथ जिंक होता है प्लस Fe होता है। अगर मैं आपको परसेंटेज याद करवाऊं तो डेल्टा मेटल में देख लेना 7, 38, 2 ये परसेंटेज होता है। जर्मन सिल्वर में 60, 20, 20 ये परसेंटेज होता है। पीतल में 70 और 30 होता है, जबकि कॉपर और Sn में यानी कांसे में ये होता है 88 प्लस 12। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कह सकते हो कि हमारा मिश्र धातु में कॉपर पाया जाएगा वो सर कांसे में पाया जाएगा ब्रॉन्ज। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर। बोलो, बात सबको क्लियर है ना? थोड़ा एक बार सेशन को शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार दबा के शेयर कीजिए। तो करेक्ट उत्तर इस सवाल का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से देखिए। रॉबर्ट हुक ने एक खाली जगह एक कोशिका की खोज की थी, बताइए इनमें से क्या आंसर सही होना चाहिए? पढ़ो भाई जल्दी से और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पर जवाब दीजिए जल्दी से और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सर रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, आपको यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है सर, कोशिका झिल्ली की, न्यूक्लियस न कहना, क्यों नहीं न्यूक्लियस कहना? क्योंकि न्यूक्लियस की खोज की थी, ध्यान रखना रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की खोज। ठीक है सर, सेल वॉल की खोज किसने की थी? तो सेल वॉल की जो खोज की थी
वो दी थी तुम्हारे किसने सर? सेल वॉल की खोजी की थी रॉबर्ट हुड ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल वॉल। हालांकि मैं आपको बता दूं इन्होंने सेल के साथ साथ सेल वॉल की ही खोज की थी, क्योंकि ऑप्शन में देखो कहीं पर भी क्रोसिटा आंसर नहीं है, समझे ना? तो रॉबर्ट हुड ने जब 1665 में दबी मरी हुई क्रोसिटा की खोज की थी तो उसके साथ साथ सेल वॉल की भी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आंसर में क्रोसिटा ना मिले तो आपको सेल वॉल लगाना है। अच्छा, सेल वॉल एक और चीज होती है, मैं आपको बता दूं, सेल वॉल जो होता है सर ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? सर ये प्लांट में पाया जाता है, लेकिन ये तो एनिमल में नहीं पाया जाता। सेल वॉल ध्यान रखना, एनिमल में नहीं पाया जाता, ठीक है, प्लांट में पाया जाता। प्लांट की जो सेल वॉल बनी होती है सर वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बोलो, बात सबको क्लियर है ना? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, जवाब दीजिए। क्रोसिटा भित्ति, अच्छा टॉवट का क्रोसिटा भित्ति बताओ किसका बना होता है? क्रोसिटा भित्ति सेल वॉल के बारे में बोला जा रहा है कि बताइए सर सेल वॉल का किसका बना होता है? आपको सेल्यूलोज तो प्लांट का मैंने बता दिया, उसी तरीके से आपको बताना है कि टॉवट का सेल वॉल किसका बना होता है। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है, फटाफट बताइए आपका टॉवट का सेल वॉल किसका बना होता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर बात प्लांट की जाए या फिर बात की जाए शैवाल की, शैवाल मतलब एलडीटी, एलडीटी, ये दोनों एक ही चीज के बने होते हैं, उसका नाम है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ध्यान रखना। लेकिन ये किसकी मैं बात कर रहा हूं सर? ये मैं बात कर रहा हूं क्रोसिटा भित्ति यानी सेल वॉल की, सेल वॉल की। लेकिन अगर टॉवट की बात करते हैं तो टॉवट का जो सेल वॉल बना होता है सर वो काइटिन का बना होता है। तो करेक्ट आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलिए, बात सब तो क्लियर है ना? क्लियर है? चलो, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखो एक और नाम लिखा है पेप्टिडोग्लाइकोन। सर जो बैक्टीरिया होते हैं ना सर, उनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है, बैक्टीरिया का, ये ध्यान रखना। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6वां नंबर, जवाब दीजिए। ये वो क्वेश्चन है भैया जिसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। अभी जब आप लोग आंसर दोगे तो देखिएगा आप लोगों से भी इस सवाल में गलती होगी। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए। थोड़ा भाई सेशन को शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया फटाफट जल्दी शेयर कर दीजिए। किसी पिंड का आवेग का मान बराबर होता है, ठीक है, जल्दी से लगाइए तुक्का और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आवेग किसके बराबर होता है? तो चलो सुनो बड़े ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं संवेग में परिवर्तन, संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं, तो संवेग में परिवर्तन जो होता है वो ध्यान रखना आवेग के बराबर होता है, लिख लो। संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है सर वो बल के बराबर होती है। संवेग में परिवर्तन की दर सर बल के बराबर होती है, ठीक है। बोलो, इतनी बात सब पर क्लियर है ना? आगे बात सुनो, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, अच्छा कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को डेल्टा जे बटे डेल्टा टी कहते हैं। सर ये बलाढूढ़ के बराबर होती है ना, ये बलाढूढ़ के बराबर होती है। तो बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, उनका ये आंसर गलत है, ठीक है। क्यों गलत है भैया बी आंसर? क्योंकि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के बराबर होती है। मेरे सवाल में पूछा था किसी पिंड का आवेग क्या होता है, उदाहरण जो आवेग होता है वो सिर्फ और सिर्फ संवेग में परिवर्तन होता है और कुछ भी नहीं होता, और कुछ भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका ये क्वेश्चन पूरी तरीके से गलत है, समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो ध्यान से पढ़िए नहीं तो ये सवाल ऐसे गलत कर दोगे आप लोग। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर, जल्दी से 7वां नंबर जवाब दीजिए, फटाफट पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 7वें का उत्तर क्या होना चाहिए, जल्दी जवाब दीजिए। थोड़ा एक बार दबा के पहले सेशन को शेयर करते रहिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया फटाफट जल्दी शेयर कर दीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 7वें का उत्तर क्या होना चाहिए फटाक से। एक पिंड पर कार्य करने वाला बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है। बहुत सही सर, बोला जा रहा है कि जो भी तुम्हारा बल है वो देखिए वेग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी बल वेग के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा बोला जा रहा है। फिर तुमसे क्या बोला जा रहा है कि पिंड का जो वेग होना चाहिए सर वो बताइए समय पे कैसे निर्भर करेगा, समय पर कैसे निर्भर करेगा।
बोलो। हेलो, हाँ तो कल ऑपरेशन हो रहा है कि आज हो रहा, मतलब आज तो नहीं हो पाएगा, कल कल अच्छा कल हो रहा कि परसों हो रहा? अच्छा ठीक है, फिर एडमिट करवा लीजिए उसको, बोल दे रहे उसको। ठीक है। अभी हम तो नहीं, हमारा भाई है वही नीचे, हम बता देते, फोन कर देते। हाँ भाई, थोड़ा देखिए इधर जरा ध्यान से, थोड़ा एक सीरियस पे वो थे, मतलब एक छोटा सा ऑपरेशन है, तो उसकी वजह से जो है मुझे आज जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी क्लास लूंगा कि पिंड पर कार्य करने वाला बल उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो सामने लिखा हुआ है, तो आप मुझे सब लोग ये बताओ, जो भी आपका बल है उसका मात्रक या विमार क्या होती है? ml/t-2 सबसे आसान तरीका होता है ये। अब t मतलब समय होता है, -2 है तो नीचे आ जाएगा, तो 1/t² बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v हो जाएगा ना। तो यहां से तुम्हें क्या समझ में आया कि v समानुपाती √t हो जाएगा। क्यों? अरे सॉरी, v समानुपाती t², v समानुपाती t², ये सवाल का उत्तर है। चल भाई जल्दी से, है ना? तो v समानुपाती t², तो समय के अनुमानुपाती आ गया भैया, वेलोसिटी समय के अनुमानुपाती हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बोलिए, बात सब क्लियर है ना? तो सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर, जवाब दीजिए फटाफट, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 8 मेरा उत्तर क्या होना चाहिए, फटाक से। हाँ तो वो पिछला वाला सवाल देखो, मैंने बहुत सही तरीके से बताया। मनुष्य में मादा युग्मनज संतुलन बताना है, मादा का बताना है। आपको पता है जो भी तुम्हारे गुणसूत्र होते हैं ना मनुष्यों में, वो टोटल संख्या में होते हैं 46। 46 में ध्यान रखना, 44 जो होते हैं वो ऑटोक्रोमोसोम होते हैं, बाकी 2 तुम्हारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, है ना? बाकी 2 तुम्हारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2। ठीक, अब ये 2 या तो एक्स एक्स होगा या तो एक्स वाई होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 44 प्लस यदि एक्स एक्स है तो ध्यान रखना ये हमारा फीमेल की बात होती है, और यदि 44 प्लस एक्स वाई है तो कंफर्म ये मेल के लिए होता है, इस बात को याद रखिएगा। बोलो, बात सबको क्लियर है ना? तो इन्होंने किसके लिए पूछा है सर? मादा के लिए पूछा है, फीमेल के लिए पूछा है, ठीक है? तो फीमेल के लिए हो जाएगा सर, लड़की के लिए हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, ऑप्शन नंबर सी। पेयर में नहीं पूछा, अगर पेयर में पूछा होता तो मैं इसका आंसर 22 के हिसाब से बताता, और वैसे पेयर है भी नहीं। पेयर क्यों नहीं है आपको कैसे पता चला सर पेयर क्यों नहीं है? क्योंकि पेयर होता तो एक्स एक्स की जगह पर भी तो पेयर लिखा होता ना, है ना? तो पेयर में नहीं है, ये डेफिनेटली है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर, जवाब दीजिए, पढ़िए जल्दी से बताइए, और 9वें का आंसर क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए फटाक से। न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या सर 27 है ना? तो बोला जा रहा है कि आपकी द्रव्यमान संख्या 27 के एक तत्व की परमाणु संख्या जिसमें 13 न्यूट्रॉन है। तुम्हें सवाल को पढ़ के समझ में आया होगा कि सर परमाणु संख्या मुझे निकालनी है, परमाणु संख्या, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर न्यूट्रॉन्स में प्रोटॉन्स जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या के बराबर हो जाता है, यानी 27 हो जाएगा। तो बताइए प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे सर? प्रोटॉन्स हो जाएंगे 14, और जो प्रोटॉन होते हैं वही तुम्हारी परमाणु संख्या भी होती है, ध्यान रखना। तो 14 ही सर परमाणु संख्या भी हो जाएगी और 14 ही प्रोटॉन भी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10वें नंबर को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करिएगा, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट, जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। और एक बार थोड़ा सेशन को शेयर करते रहिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया। जंग लगने के लिए 3 घटक होने चाहिए, ठीक है? वो 3 घटक कौन से है? हमेशा देखना जब भी कभी जंग का कंप्लीट फॉर्मूला पूछा जाता है, मैं कई बार बता चुका हूं, तो आपको Fe2O3 तो बताना ही है, उसके साथ साथ XH2O भी बताना है। हाँ, तो जनरली एक तो आयरन चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए और तीसरा पानी चाहिए, है ना? तो लोहा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और नमी चाहिए। जब ये 3 चीजें मिलेगी तभी जंग लगेगा, इस बात को याद रखना। तो करेक्ट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो हेलो, ऊपर भेजना है, ठीक है ठीक है। तो आप सबको पता है कि क्रोमियम मिलाओगे तो जंग लगने के जो चांस होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे इस बात को। हेलो, वो जो नंबर मैंने दिया था उस नंबर पे कॉल करके ऊपर पहुंच जाओ, ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ। नहीं, अभी फिर फोन आया था, अभी जस्ट 1 मिनट पहले, बात कर ले, ठीक है। अच्छा, बात जब भी कभी जंग की हो रही तो मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि जंग को रोकने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं, और आपको ये भी मैंने बताया था गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं कि आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना ही गैल्वेनाइजेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना। गैल्वेनाइजेशन से जंग लगने के चांस खत्म हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14वां नंबर, जवाब दीजिए फटाफट पढ़िए, बताइए क्वेश्चन नंबर 11वां, 14वां नहीं 11वां, माइंड थोड़ा आज वो है ना। चलिए पढ़िए भाई जल्दी सर, बताइए क्वेश्चन नंबर 11वें का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इंग्लिश में भी रहेंगे, थोड़ा बड़ी लैंग्वेज हो जाती है, इस वजह से नहीं हो पाता। RH फैक्टर की खोज किसने की है ना। मैं थोड़ी सी बातें बता दूं, जब भी कभी लैंड स्टीनर का नाम आता है तो इन्होंने ध्यान रखना 1900 के आसपास ब्लड ग्रुप की खोज की थी। 1900 के आसपास ब्लड ग्रुप की खोज की थी लैंड स्टीनर ने, ठीक है। हालांकि जब 1900 के आसपास ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी तो ब्लड ग्रुप सिर्फ 4 ही जानते थे आप लोग, A B और O है। लेकिन जैसे ही 1950 के आसपास लैंड स्टीनर और वीनर इन दोनों ने RH फैक्टर की खोज की, RH फैक्टर की खोज। तो RH फैक्टर की खोज हो जाने के बाद पॉजिटिव और निगेटिव का सिस्टम भी चलने लगा, आपको पता है। तो ब्लड ग्रुप फिर A पॉजिटिव A निगेटिव आ गया। अच्छा, RH फैक्टर का पूरा नाम जो होता है वो रीसिस नाम के बंदर से लिया गया था। ये जो RH फैक्टर की खोज हुई थी वो रीसिस नाम के मंत्री से हुई थी, और रीसिस नाम के मंत्री के होने की वजह से ही ध्यान रखना इसका पूरा नाम RH फैक्टर है। RH फैक्टर क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार का एंटीजन होता है, ये एक प्रकार का एंटीजन होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये कौन सा एंटीजन होता है, ये होता है डी एंटीजन। कई बार प्रश्न आता है कि RH फैक्टर क्या है सर, ये एंटीजन है कि एंटीबॉडी है, सर एंटीजन है। अब एंटीजन के बारे में सुन लो, जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी की सरफेस पे जो पाया जाता है सर उसको बोलते हैं एंटीजन, एंटीजन। और डब्ल्यूबीसी में जो पाया जाता है ध्यान रखना उसका नाम होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है। बोलो बात सबको क्लियर है ना। एक छोटी सी बात और सुन लो, जब भी कभी बात RH फैक्टर की करना तो ध्यान रखना अगर RH फैक्टर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब है, तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, नहीं है आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, ठीक है। पूरी दुनिया में ध्यान रखना 85% लोग पॉजिटिव होते हैं ब्लड ग्रुप, और सिर्फ 15% लोग ऐसे होते हैं जो ब्लड ग्रुप से नेगेटिव होते हैं, सिर्फ 15%, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी बहुत सारी बातें हैं बताने को, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन में सारी की सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलो अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फटाक से। नमस्कार नमस्कार, थोड़ा भाई सब लोग बहुत ज्यादा तेज है। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है, आपको पता है धूप का जो चश्मा होता है वो सिर्फ आपकी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है, बाकी उसमें किसी तरह की कोई पावर सावर नहीं होती, मैं आपको बता दूं पहले है। तो धूप के चश्मे की जब भी कभी पावर पूछी जाएगी आपका आंसर होगा 0 डायप्टर, ठीक है। अब पावर से रिलेटेड मैं आपको 2-3 प्रश्न बताता हूं। एक तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो 1/f होता है, यानी फोकस दूरी का उल्टा कर देना, ठीक है। बोलो क्लियर है। अब आगे बात सुनो, जब भी कभी दो लेंस आपस में जोड़ के रखे जाएंगे तो उनकी जो नेट पावर होती है वो होती है P1 प्लस P2, ये नेट पावर का फॉर्मूला होता है, इस बात बता रखिएगा। हेलो, हाँ अभी आएंगे बाद में चाची, हाँ आएंगे शाम तक। हाँ तो एडमिट तो होना ही पड़ेगा, तो डिटेल होगा ना, बताऊंगा, ठीक है। हम्म, चलो अगला क्वेश्चन देखिए,
गतिमान कण की गतिज ऊर्जा और विस्थापन कण के बीच का ढाल क्या होता है? आपको ढाल के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए ढाल क्या होता है। अच्छा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसके बीच ढाल है सर? गतिज ऊर्जा और विस्थापन के बीच। तो आपको पता है कि y एक्सिस में मेरी गतिज ऊर्जा ke है और x एक्सिस में क्या है? विस्थापन है। तो अगर मैं इसकी ढाल निकालूं यानी m निकालूं तो कहोगे कि अगर तुम्हें ढाल निकालनी है, स्लोप निकालनी है, m निकालना है, तो m का मतलब होता है tan थीटा, और tan थीटा अगर निकालोगे तो लंब हो जाएगा ऊपर बटे आधार हो जाएगा। बोलो, लंब बटे आधार होता है ना। मैं आपसे पूछूं कि स्लोप क्या होगा? लंब हो जाएगा गतिज ऊर्जा, भाई ये तो गतिज ऊर्जा होगी है, और आधार हो जाएगा विस्थापन x। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना, कैसे मैं आपको बताऊं। गतिज ऊर्जा एक प्रकार से ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर, और मीटर का मतलब मीटर। तो यहां से कैंसिल। अच्छा, बचा सिर्फ न्यूटन, और न्यूटन का मतलब होता है मास। न्यूटन का मतलब आपको बताया जा चुका है, न्यूटन का मतलब होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि जो भी तुम्हारी स्लोप आपकी m होगी वो कहीं ना कहीं त्वरण के समानुपाती होगी, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। बोलो, समझ में आ रहा ना? तो इस बात को याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन A to Z सब क्वेश्चन आ चुके हैं। ये लीजिए, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, अन्यथा ये सवाल गलत हो जाएगा। थोड़ा कायदे में लगाइएगा इस प्रश्न को, पढ़िए जल्दी से और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जवाब दीजिए। एक बंदूक 40 ग्राम की गोली को 1200 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ती है। मतलब एक बंदूक है, वो 40 ग्राम की गोली को 1200 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ती है, और आगे लिखा है कोई व्यक्ति अधिकतम 140 न्यूटन का बल गन पर लगा सकता है, तो गन द्वारा प्रति सेकेंड में छोड़ी गई गोलियों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो बल 144 न्यूटन लगा सकता है, तो याद करो बल का फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूं, m इंटू dv बटे dt। सर ये dv बटे dt कहां से आया? अरे त्वरण होता है ना dv बटे dt। तो कितना बल लगा रहा है? 144 न्यूटन का, है ना। मुझे द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं, मैं द्रव्यमान की बात बाद में कर लूंगा, लेकिन मैं द्रव्यमान की बात एक काम करता हूं, मैं ये m बटे dt तो साथ में लिख लेता हूं, m बटे dt, ठीक है। और dv कितने वेग से छोड़ा जा रहा है? सर 144 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा जा रहा है, तो तुमने यहां पर 144 रख दिया, है ना। 144 नहीं, सॉरी 1200। तो अगर मैं यहां पर इसको कैंसिल करूं तो 12 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार, है। तो यहां से मैं dm बटे dt निकालना चाह रहा हूं, dm बटे dt। तो dm बटे जो dt आ जाएगा, dm बटे dt जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? सर dm बटे dt आ जाएगा 12 बटे 100, बट 12 बटे जो 100 होगा वो आपका किस में आएगा? सर वो किलोग्राम में आएगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आंसर तुम्हारा ग्राम में आ जाएगा, है ना। तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करने वाला हूं, कैंसिल कर दिया। अच्छा, कितने सेकंड में पूछ रहा था? 1 सेकंड में पूछ रहा था, जिसकी वजह से समय का मान 1 सेकंड, और जब समय 1 सेकंड हो गया तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो डीएम बराबर आ गया 120 ग्राम। देख लो, इसका मतलब पता है क्या हुआ? 1 सेकंड में 120 ग्राम द्रव्यमान बाहर जाएगा। अब 1 सेकंड में अगर 120 ग्राम द्रव्यमान बाहर जाएगा तो आपका एक गोली का द्रव्यमान है 40 ग्राम, तो 1 सेकंड में 120 ग्राम बाहर जा रहा है, तो गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो राइट आंसर बताओ कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां नंबर, जवाब दीजिए। अब देखो ये वो सवाल है जिसमें ज्यादातर लोग जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसलिए थोड़ा कायदे से लगाइएगा। निम्नलिखित में कौन सा ओजोन परत को नष्ट करता है? आपको बता दें, ओजोन परत दैट मीन्स O3। लोगों को यह लगा करता है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो डिवाइस है या कौन नष्ट करता है? वो कार्बन नष्ट करता है, या लोगों को लगा करता है CO2 नष्ट करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओजोन परत को जो नष्ट करता है वो है क्लोरीन। वो क्या है भैया? क्लोरीन। और आपको पता है क्लोरीन किसमें मिलता है? सर क्लोरीन मिलता है CFC, पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हालांकि CFC तो एक और नाम से भी जाना जाता है फ्री ऑन। और CFC निकलता कहां से? सर आपकी फ्रिज से निकलता है, आपकी AC से निकलता है ना। तो यहां सबसे निकलता है आपका कह सकते हो CFC में पाया जाता है क्लोरीन,
जिसकी वजह से, ठीक है। चलो, इसका करेक्ट आंसर क्लोरीन लगाना और कोई नियंत्रण लगाना, अन्यथा सवाल हो जाएगा तुम्हारा गलत, फिर मत कहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि बहुत आसान है। मैंने बताया मार्केट में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक वो क्वेश्चन जो आपसे बनते ही नहीं है, और दूसरे वो क्वेश्चन जो आपसे बनते तो हैं लेकिन आपको लगा करता है कि वो सही है, लेकिन वो सही होते नहीं है ना। चलो देखो, यदि किसी लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत हो रहा है, मतलब वस्तु का जो भार है सर वो कम प्रतीत हो रहा है, तो बताओ क्या होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट लिखा है एक समान वेग से गति करेगा। सर जब भी कभी एक समान वेग आ जाए, ध्यान रखना भार न तो कम होगा न ज्यादा होगा। एक समान वेग आ जाए तो समझ जाना भार न तो कम होगा न ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये दोनों आंसर गलत। ठीक है, तो कहोगे सर फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअली में, ये भी तो बताओ। तो फॉर्मूला होता है जब भी कभी हम लोग, जब भी, अब देखो दोनों आंसर ऊपर जाने के हैं, है ना, तो ऊपर जाने के लिए फॉर्मूला होता है R बराबर mg ब्रैकेट में A प्लस A बटे G होता है। अब एक बात बताइए, मुझे भार को कम प्रतीत करना है, तो अगर तुम्हारा A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, A पॉजिटिव, तो देखो अगर यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो R का जो मान आ जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस आ जाएगा, तो R का मान mg से बड़ा होगा। अच्छा, A यदि निगेटिव रख दोगे तो कंफर्म जो R होगा वो mg से देख लो भैया कम हो जाएगा, चेक कर लीजिए चाहे, है ना। दूसरा मतलब R mg से कम, अर्थात वस्तु का भार कम कब प्रतीत होगा, जब A निगेटिव होगा, और A निगेटिव का मतलब होता है मंदन के साथ ऊपर जाना, ऑप्शन नंबर डी। तो इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बहुत सारे बच्चों ने आज क्या जो इस वाले सवाल का आंसर है वो गलत दिया। बोलो बात सबको क्लियर है ना। थोड़ा एक बार सेशन को दबा के पहले शेयर कर दीजिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया फटाफट जल्दी शेयर कीजिए, और बताइए क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर क्या होना चाहिए। ये लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल, जल्दी से पढ़िए और बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए, ध्यान से लगाइएगा, अन्यथा ये सवाल भी आपका चौपट हो जाएगा। ठीक है, कायदे में लगाइए और जल्दी से बताइए इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए। 250 ग्राम का एक द्रव्यमान लिफ्ट 3 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो बताना है डोरी में तनाव कितना होना चाहिए। अरे ऊपर जा रहा है ना 3 से, तो याद करो ऊपर जाते समय मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया है, T बराबर mg ब्रैकेट में 1 प्लस A बटे G। ये ऊपर जाते समय सर m कितना है, द्रव्यमान कितना है 250, तो द्रव्यमान की जगह तुम जैसे 250 रखोगे और G का मान 10 होता है, जिसकी वजह से यहाँ 2500 मैंने लिख दिया। ठीक है, और अंदर बताइए 1 प्लस A कितना है सर 3, और G कितना है 10, देख लो हो गया। अगर ये 13/10 को मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताऊं कि सर 13/10 कितना हो जाएगा, तो 2500 जुड़े 1.3 हो जाएगा, देख लो चाहे हो जाएगा। और 2500 जुड़े 1.3 कभी 1700 नहीं आ सकता, कभी 1600 नहीं आ सकता, कभी 18,800 नहीं आ सकता, 2500 जुड़े 1.3, सर ये कंफर्म 3200 आएगा। क्लियर है, तो बताइए इस सवाल का जो उत्तर सही हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3200। समझ में आ गया ना। चलिए 1600 600 कौन बता रहा है भाई, कहां पढ़ रहे हो, और ऊपर जा रही है ना, देखो साफ साफ लिखा ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाते समय हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं प्लस, और नीचे आ रही होती तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं माइनस। ये लीजिए, ये भी सवाल जो है आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का गलत होने के चांस है। पढ़िए, मार्केट में ऐसे बहुत सारे सवाल है जो सवाल जो है हमें लगता तो है कि वो सही होंगे लेकिन गलत हो जाते, जैसे कि ये भी सवाल, एक क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति उस बल के कारण होती है, उस बल के कारण होती, मतलब कहा ये जा रहा है सिंपली लैंग्वेज में कि अगर कार में त्वरण है तो बताओ किसके द्वारा होगी, कार के इंजन द्वारा, कार के ड्राइवर द्वारा, सड़क द्वारा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल, तो जिन बच्चों ने सड़क दिया है उनका आंसर एकदम सही है, सड़क द्वारा। एक्चुअली में क्या होता है कि सड़क जो है गाड़ी पर एक घर्षण बल लगाती है, उसी घर्षण बल के बाद ही त्वरण आ सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इंजन द्वारा होगा, तो आप एक काम करो कि आप अपनी गाड़ी को एक ऐसी सरफेस पे रख दो, एक ऐसी सरफेस पे रख दो जो सरफेस पूरी तरीके से चिकनी है, म्यू 0 है। अब लगाओ जरा, जितना ताकत लगाना चाहते हो इंजन से लगाओ, गाड़ी आधी नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि सरफेस चिकनी है ना।
तो जब तक घर्षण नहीं हो रहा तब तक जो है किसी तरह का कोई भी मोशन नहीं हो रहा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है इस सवाल का। चलो अगला क्वेश्चन देखिए 20वां नंबर, ये लीजिए। मायोसिन और एक्टिन नाम के प्रोटीन, दो प्रोटीन होते हैं एक्चुअली में। बाल में तो सबको पता है कैराटीन पाया जाता है, बाल में सबको पता है कि बालों में नाखूनों में जो प्रोटीन पाया जाता है सर उस प्रोटीन का नाम होता है कैराटीन। कैराटीन। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम होता है टेसिन। टेसिन, ठीक है। बाकी मसल्स में ध्यान रखना दो प्रोटीन पाए जाते हैं, उनमें से एक का नाम है मायोसिन और ध्यान रखिएगा दूसरे का नाम है एक्टिन। एक्टिन। अच्छा, मायोसिन और एक्टिन ये दो प्रोटीन को हम लोग कई बार कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन हिंदी में बोला जाता है संकुचन प्रोटीन। प्रश्न आता है कि बताइए संकुचन प्रोटीन कहां पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन कहां पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा मसल्स, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाँ बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, जवाब दीजिए। मैडम क्यूरी ने किस श्रेणी में अपने दो अलग अलग नोबेल अवार्ड पुरस्कार जीते, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि मैडम क्यूरी का जो अवार्ड है वो हर बार आपसे पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जल्दी बताइए मैडम क्यूरी ने दो अलग अलग नोबेल अवार्ड किस किस वर्ष आपको जीते हैं, इसका आंसर फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से बताइए। हाँ बताइए। बिल्कुल, तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही है। भौतिकी में जीता था 1903 में, जब इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी। और रसायन विज्ञान में मैडम क्यूरी ने जीता था 1911 में, जब उन्होंने पोलोनियम की खोज की थी और साथ साथ रेडियम का फिल्ट्रेशन भी किया था ना। तो पूछा भी जाता कई बार ये क्वेश्चन कि मैडम क्यूरी को किस वर्ष भौतिक या किस वर्ष रसायन में नोबेल अवार्ड मिला। भौतिक में 1903 और रसायन में 1911, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल। शांति वांति मत बताओ यार, कौन है शांति शांति बता रहा है? चिकित्सा, अरे चिकित्सा क्या है भैया, एक लोग चिकित्सा बता रहा है। हाँ रेडियम के लिए मिला था, पोलोनियम के लिए मिला था। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 22, जवाब दीजिए फटाफट जल्दी से बताइए और इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, अन्यथा ये बार गलत हो जाएगा। थोड़ा भाई सेशन को एक बार शेयर कर दो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया फटाफट जल्दी शेयर कर दीजिए। और बताइए जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है, आपको उस कैसे तो कंपोनेंट का नाम बताना है जो जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न रखता है। ठीक है, क्या राइबोसोम? नहीं सर, राइबोसोम, न्यूक्लियस और गोल्गी बॉडी ये तीनों के तीनों ध्यान रखना प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं। और ये तीनों के तीनों जो है किसमें पाए जाते हैं सर? ये तीनों के तीनों जो है हमारे उसमें भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मेरे सवाल ये है कि लास्ट वाला सर क्या लिखा है? सेंट्रोसोम। पता ही क्या होता है सेंट्रोसोम? ये सेंट्रोसोम जो है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में। ठीक है, होता क्या है अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊं तो जो तुम्हारा कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, है ना, एक क्रिया सुनी होगी आपने, कोशिका विभाजन। जैसे कि आपके शरीर में चोट लगती है तो कोशिका विभाजन के बाद धीरे 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 ठीक हो जाती है ना। आपके पूरे शरीर में कोशिका विभाजन होता है क्योंकि पूरे शरीर में कोशिका है और कोशिका में जो पार्ट है उसका नाम है सेंट्रोसोम, जिसकी वजह से कोशिका विभाजन होता है, शरीर की चोट सही हो जाती है। लेकिन ये जो सेंट्रोसोम है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है लीवर में। अगर मैंने आपको कल बताया होगा, लीवर वह पार्ट होता है आपके शरीर का जहां सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, इसलिए लीवर की जो चोट होती है वो सबसे जल्दी सही होती है, ध्यान रखना इस बात सबसे ज्यादा। और सेंट्रोसोम आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है, नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, तो ध्यान रखना ब्रेन की कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। ब्रेन की कोशिकाओं में ध्यान रखिएगा सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता सर? ब्रेन की कोशिकाओं में याद करो जब भी कभी चोट लगती है ब्रेन में तो ठीक नहीं होती है ना। क्यों नहीं ठीक होती? क्योंकि कोशिका विभाजन नहीं होता। तो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता, इसका मतलब ब्रेन में आपका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इसलिए बोलते हैं कि आप जो है ब्रेन में लगी हुई चोट को थोड़ा सा संभाल कर रखिए, है ना। बोलो बात सबको क्लियर है? अभी मेरे सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था, ब्रेन में चोट लगी है ना, उन्हीं का बार बार मेरे पास फोन भी आ रहा है, तो थोड़ा सा ब्रेन को संभाल के रखिए।
सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, जवाब दीजिए फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए सोट सेल में एनोड किसका बना होता है। ठीक है, आपको पता है ये ड्राई सेल क्या होता है, ध्यान रखना जब भी कभी बात ड्राई सेल की करेंगे यानी सोट सेल की करेंगे, है ना, तो ड्राई सेल का मतलब होता है जो तुम्हारा कभी चार्जेबल ना हो, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल की बैटरी नहीं, क्या बोलते हैं जो तुम्हारे टीवी के रिमोट होते हैं उसमें जो सेल यूज करते हैं ड्राई सेल है। तो ड्राई सेल में ध्यान रखना, ड्राई सेल में कैथोड होता है और एनोड होता है। इस बात को याद रखिएगा, ड्राई सेल में जो कैथोड होता है सर वो हमेशा पॉजिटिव बनाया जाता है, एनोड नेगेटिव बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन कैथोड जो बनाया जाता है वो कार्बन का बनाया जाता है। अगर आंसर में कार्बन ना हो तो आप ग्रेफाइट भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन एनोड जो बनाया जाता है वो जिंक का बनाया जाता है, ये याद रख लो। ड्राई सेल के बारे में आप लोग इसको याद रख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्राई सेल के बारे में। बोलो बात सब लोग क्लियर है ना। तो ड्राई सेल के बारे में इन्होंने क्या पूछा है सर, एनोड पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर बताओ क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। बोलो बात सब लोग क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये लीजिए, ये मैंने कल आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। फटाफट जल्दी से पूछिए और बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए फटाफट। लंबाई में 0.3 माइक्रोमीटर की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है ना, सबसे छोटी कोशिका। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताई थी। पूरे संसार में जो सबसे छोटी कोशिका होती है सर उसका नाम है माइटोप्लाज्मा, सबसे छोटी। ठीक है, उसके बाद शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये तो बात रही पूरे संसार में। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में पूछा जाए कि सबसे छोटी कौन सी होती है तो आपका जवाब होगा स्पर्म, और ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी क्या होती है आपका जवाब होगा ओवम। ठीक है, सबसे लंबी कौन सी होती है, नर्वस सिस्टम, ये मैंने कल बता रखा था, याद कर लीजिए इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, जवाब दीजिए। इसमें भी आप लोग ज्यादातर लोग गलती करोगे, इसलिए थोड़ा कायदे के साथ पढ़िएगा, अन्यथा ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 25वां नंबर, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 25 पे करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए, बताइए। समय और बल का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, बल और समय जब तक कार्य करता है का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, सुनो बड़े ध्यान से, याद करो मैंने आपको बताया था संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो लगाए गए बल के बराबर होती है ना। अगर मैं बल और समय का मल्टीप्लाई कर दूं यानी F इंटू डेल्टा टी कर दूं तो आप कहोगे कि सर वो बराबर होगा संवेग परिवर्तन के, वो बराबर होगा संवेग परिवर्तन के। ठीक है, तो इसका मतलब बल और समय का गुणनफल संवेग परिवर्तन है, तो आप धोखे से संवेग मत लगा देना क्योंकि सवाल हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि संवेग परिवर्तन को ही एक नाम से और जानते हैं, संवेग परिवर्तन को ही आवेग भी कहते हैं, इंपल्स भी कहते हैं। तो जब तुम्हारा इंपल्स आंसर में है तो करेक्ट आंसर बताइए क्या माना जाएगा, इंपल्स माना जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो 25 का आंसर आपको बी देना है। 25 का आंसर देखो, कुछ बच्चे जैसे डी दिया, किसने डी दिया है, जाहिद हुसैन ने दिया, रुचि ने सी दिया है, तोरड़ दिया है। अब बताओ सी वी कहां से बता रहे हो यार, सी वी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताओ इस सवाल का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो बहुत सारे आज मैंने वो क्वेश्चन लिए थे जो ज्यादातर गलत करते हो। ठीक है, तो पसंद आया हो तो एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा सब लोग। ठीक, शाम के 7 बजे वाली क्लास चलेगी, हो सकता है मुझे अभी हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन क्लास मैं लूंगा शाम के 7 बजे वाली आती है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कल बाय द वे क्लास नहीं हो पाती तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा एक बार। ठीक, चलिए तो आप सब लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि वो पुराना वाला बच्चा नहीं आया, मैं देख भी रहा हूँ अभी तक, जैसे कि आप सब पुराने हैं, कम से कम 500-600 बच्चा तो पढ़ाई करता था। ठीक है, तो आप सब लोग थोड़ा वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाइए जो अभी भी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, क्योंकि डेली मेरे पास कम से कम 10 फोन आते हैं जो ये कहते हैं कि सर आपकी क्लास कहाँ चल रही है ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको तक पहुंचा दीजिएगा, और साथ साथ थोड़ा कमेंट करके मुझे बताइए कि सेशन कैसा चल रहा है, और कोई कमी हो तो भी मुझे बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई सबका।